हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो कॉलेज के उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बिजनेस साइकिल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहां पे हम बात करेंगे आज से लेसन नंबर 3 के बारे में, यानी कि एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल क्या होता है। लेसन नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था कि सोलो मॉडल क्या था, और ये जो चैप्टर है ना कंप्लीटली बनाया हुआ है उस सोलो मॉडल के ड्रॉबैक्स के ऊपर, यानी कि अगर सोलो मॉडल में कुछ दिक्कतें थी तो उन दिक्कतों को हम सोल्व कर सकते हैं एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल को यूज करके। और इस कंप्लीट लेसन नंबर 3 में हम एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल के अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझने वाले हैं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836036 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कंसेप्ट। सबसे पहले समझते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इस चैप्टर के। हम सब ने एक चीज देखी कि सोलो ग्रोथ मॉडल क्या था, लेकिन हम वहां पे ना एक चीज को जो है ना वो काफी ज्यादा इग्नोर कर रहे थे, जिसका नाम क्या था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या फिर टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ। तो बातें भैया हमने तो सोलो मॉडल पढ़ा था कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ के केस में, प्रोग्रेस के केस में कैसे जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करती है। लेकिन अब हम इसको और डीप में समझने वाले हैं, यानी कि हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखेंगे जहां पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बिना इकोनॉमिक ग्रोथ करना क्या है, पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है ना वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, यानी कि बिना टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के इकोनॉमिक ग्रोथ करना क्या है, पॉसिबल नहीं है। जैसे हम कुछ एग्जांपल समझते हैं। जितने भी आज हम बात करते हैं कि टॉप इकोनॉमीज हैं हमारी दुनिया की, चाहे वो यूएसए हो, चाइना हो, जापान हो, इन सब लोगों ने ग्रोथ जब की थी जब इन सब ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यानी कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस चालू कर दी थी। यानी कि आज हम जो भी टॉप की बड़ी कंपनीज देखते हैं वो इन तीनों कंट्री में से किसी के पास है, और खासकर टेक्नोलॉजी में तो ये लोग क्या है, बहुत आगे हैं। यानी कि बाकी कंट्रीज को, यानी कि बाकी इकोनॉमी को इन लोगों से टेक्नोलॉजी उधार लेनी पड़ती है, यानी कि इन लोगों की टेक्नोलॉजी यूज करके हम आगे ग्रो कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो सबसे पहले इनिशिएटिव ले लेगा उनको तो क्या मिलेगा, एक बेनिफिट जरूर मिलेगा, जो बेनिफिट इन इकोनॉमीज को मिला है। तो वही चीज ना हमने यहाँ पे समझनी भी है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसके बिना हम इकोनॉमिक ग्रोथ जो है अचीव नहीं कर सकते। अब यहाँ पे समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं इस कंप्लीट चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कौन कौन सी चीजें हमें इस कंप्लीट चैप्टर में स्टडी करनी है। अब इसमें पहला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, अ सिंपल और बेसिक मॉडल ऑफ एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी। हमें एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी के बेसिक मॉडल को डिस्कस करना होगा। ठीक है, ये हमारा क्या बनता है, पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या आता है, The role of ideas and innovations in economic growth। हमें समझना ये पड़ेगा कि जो अलग अलग आइडियाज होते हैं या फिर जो अलग अलग इनोवेशंस होती हैं उसका इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। हम सब जानते हैं आजकल हम बात करते हैं स्टार्टअप्स की, लेकिन जब हम बात करते हैं स्टार्टअप की तो हम किसकी बात करते हैं, आइडियाज की, है ना। कि अच्छे आइडियाज जब तक हम जनरेट नहीं करेंगे, हमारे दिमाग में अच्छे आइडियाज नहीं आएंगे, तब तक इकोनॉमिक ग्रोथ करना पॉसिबल नहीं है। आज हम जो बात कर रहे हैं अच्छे बिजनेसेस की, जितने भी अच्छे बिजनेसेस डेवलप किए गए हैं, चाहे वो गूगल हो, अमेजन हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, यूट्यूब हो, ये सारे जो अच्छे बिजनेसेस हैं इस दुनिया के, ठीक है, वो सब किसी न किसी आइडिया के ऊपर बेस्ड थे। और आज भी जो अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आइडिया से फोकस करते हैं, इनोवेशन से फोकस करते हैं, और जहां पे ज्यादा इनोवेशंस होती हैं वो इकोनॉमी उतनी ही तेजी से ग्रो कर पाती है। तो ये बनता है हमारा दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का। इसके अलावा हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या आता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियाज एंड देयर इंप्लीकेशंस एज टोल्ड बाय रोमर। तो हमें रोमर मॉडल को पढ़ना पड़ेगा और साथ साथ ये समझना पड़ेगा कि आइडियाज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, दूसरा और उनके इंप्लीकेशंस यानी कि प्रभाव क्या पड़ते हैं। हम सब जानते हैं कि आइडियाज आना अच्छी बात है, अगर अच्छे आइडियाज आए हैं तो वो इकोनॉमी को एक बेहतर डायरेक्शन में लेके जाते हैं, ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन हमें उसके अलग अलग इंप्लीकेशन को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आइडियाज हमेशा अच्छे हों जरूरी नहीं है, आइडियाज बुरे भी हो सकते हैं एक इकोनॉमी के लिए। इसलिए हमें आइडियाज की प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा और साथ साथ उसके इंप्लीकेशन को भी समझना होगा। जो रोमर साहब ने बताया है वो हम डिस्कस करेंगे। फिर देखते हैं फोर्थ पॉइंट, द फंक्शंस ऑफ द थ्री सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। हमें मेन तीन सेक्टर के जो है ना फंक्शन समझने पड़ेंगे। कौन कौन से है? पहला R&D सेक्टर। R&D सेक्टर मतलब क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
इंपॉर्टेंट। आज हम सब जानते हैं कि जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं उनके पास टीम होती है सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। बातें क्यों होती है भैया रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए टीम? क्योंकि हर एक कंपनी इनोवेशन के ऊपर काम कर रही है कि अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेंगे ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यानी कि लोगों को अच्छी से अच्छी सर्विसेज, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट चीप प्राइस में प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो उसके लिए R&D टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, नई नई इनोवेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपने देखा होगा जो भी बेहतरीन कंपनीज हैं वो अपने पास एक अलग से टीम बना के रखती है और अलग सा खर्चा करती है, फंड मैनेज करके रखती है सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट के पर्पज से। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है R&D सेक्टर। दूसरा, इंटरमीडिएट कैपिटल गुड्स, यानी कि ऐसे कैपिटल गुड्स जो हम बीच में यूज करते हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो मशीनरी यूज करने वाले हैं या फिर जो टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाले हैं, एक पर्टिकुलर गुड्स को जनरेट करने के लिए वो बेहतर होने चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर आता है, क्योंकि जब तक रॉ मटेरियल्स अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे, जो फिनिश्ड गुड है वो अपने आप ही अच्छी क्वालिटी के नहीं बन सकते। यानी कि अगर फिनिश्ड गुड अच्छी क्वालिटी का बनाना है तो रॉ मटेरियल भी एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या आता है, फाइनल गुड्स सेक्टर, यानी कि जो फाइनल गुड्स जब बन जाते हैं तो उसके लिए कौन सेक्टर है। ठीक है, तो हम इन तीनों सेक्टर पे ना मेन फोकस करते हैं और तीनों के इन फंक्शंस भी हमें पढ़ने होंगे। इसके बाद फिफ्थ और आखिरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें इकोनॉमिक ग्रोथ में एक पॉइंट समझना पड़ेगा कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वो हम समझेंगे। बाकी जिनको नहीं पता क्रिएटिव का मतलब क्या होता है, कि देखो हम सब कहीं ना कहीं अगर अच्छा काम कर रहे हैं या फिर इकोनॉमिकली ग्रोथ करना चाहते हैं या फिर इकोनॉमी को ग्रोथ करवाना है तो हम कहीं ना कहीं क्रिएटिव भी होकर चलते हैं। क्रिएटिव यानी कि हमें कुछ अलग करना पड़ता है। ऐसे ही एक इकोनॉमी को कुछ अलग करना पड़ता है जो बाकी इकोनॉमी नहीं कर पा रही है, तभी जाके वो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ तेजी से बढ़ पाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो क्रिएटिव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। क्योंकि क्रिएशन हमेशा अच्छी और जरूरी नहीं है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो ये 5 हमारे क्या हैं मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के जो हमें पढ़ने हैं। अब समझते हैं इस कंप्लीट चैप्टर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन यानी कि एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल होता क्या है वो समझते हैं। द एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल्स आर बेस्ड ऑन द ड्रॉबैक्स। तो ये ड्रॉबैक्स के ऊपर बेस्ड है, जिसमें वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि जहां पे सोलो मॉडल के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स आ जाते हैं, उस गैप को फिल करने के लिए एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल बनाया गया था। तो द एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल आर बेस्ड ऑन ड्रॉबैक्स एसोसिएटेड विद द सोलोज मॉडल ऑफ ग्रोथ, जो किसे एसोसिएट करता है, सोलो ग्रोथ मॉडल ऑफ ग्रोथ से, which still remains as the pioneering theory in the field of macroeconomics, जो कि एक मैक्रोइकोनॉमिक्स की काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी बनती है। macroeconomics. The problem with the Solow model is that it does not explain sources of technological advances. यानी कि सबसे बड़ी दिक्कत थी सोलो मॉडल की, क्योंकि यहाँ पे हमने एक चीज नहीं पढ़ी थी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के सोर्सेज कौन कौन से हैं, वो एक्सप्लेन नहीं किए गए थे। यानी कि कैसे एक इकोनॉमी के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जा सकती है, ठीक है, तो वो वहां पे एक्सप्लेन नहीं किए गए थे, वो हम यहाँ पे समझेंगे। दैट ब्रिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के जरिए ही इकोनॉमिक ग्रोथ की जा सकती है। सिंस टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज ट्रीटेड एज एक्सोजेनसली डिटरमाइंड, जहां पे मैं मान के चलते हैं कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है ना वो वहां पे भी डिफाइन किए गए थे। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने सोलो ग्रोथ मॉडल में भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट समझाई थी, लेकिन दिक्कत क्या है कि उसको फिर भी इतना इंपॉर्टेंट ट्रीट नहीं किया गया था जितना इस चैप्टर में, इस मॉडल में ट्रीट किया जाता है। और उसका एक रीजन भी है, क्योंकि आज हम जो भी वेल डेवलप्ड इकोनॉमी देख रहे हैं उन सब लोगों ने ग्रोथ की है जनरली टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के जरिए या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के जरिए, है ना। उसके बिना वो ग्रोथ करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। आज हम सब मानते हैं कि कोई इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और कोई इकोनॉमी बहुत कम है, थोड़ा उसका रीजन देख लेते हैं। हम सब जानते हैं मेन 3 सेक्टर पे इकोनॉमी टिकी होती है। एक प्राइमरी सेक्टर जिसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर या फिर अदर माइनिंग, फिशिंग वगैरह, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहला होता है मेरा प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, हर जगह क्या है, वेल डेवलप है। अब बात है भैया वेल डेवलप्ड क्यों है, क्योंकि एग्रीकल्चर भाई आज का सेक्टर नहीं है, बहुत पुराना है। एंशिएंट टाइम से
हम सेक्टर को पढ़ते आए हैं, खेती आज से नहीं की जा रही, बहुत पहले से होती जा रही है, तो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर तो वेल डेवलप्ड है ही। दूसरी बारी आती है इंडस्ट्रीज की, और इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि नई नई मशीन्स, नया नया इनोवेशन, नई नई टेक्नोलॉजी वो लेनी पड़ेगी। दिक्कत क्या है कि जो इकोनॉमी इस सेक्टर में स्ट्रॉन्ग बन गई, यानी कि जिन्होंने टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कर ली, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर ली, वहाँ पे इंडस्ट्रीज काफ़ी जल्दी सेटअप हो गई। जैसे कि हम बात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की, ठीक है, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत जल्दी आ गई, तो जिस चीज़ की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी तगड़े तरीके से आ गई और वो इकोनॉमिकली अच्छे हो गए। फिर बात है सर्विस सेक्टर की। अब सर्विस सेक्टर इन दोनों सेक्टर पे डिपेंड करता है, यानी कि प्राइमरी की भी हेल्प करता है और सेकेंडरी यानी कि इंडस्ट्रीज की भी हेल्प करता है। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में सर्विस सेक्टर क्या है, वेल डेवलप्ड है, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम एक जब हम थ्योरीज को पढ़ते हैं ना अलग अलग, तो हम एक बात मानते हैं कि अगर कोई भी डेवलप्ड नेशन है तो वो एक तरीका होता है ग्रोथ करने का कि पहले अपना प्राइमरी सेक्टर ग्रो करवाओ, फिर सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रीज की ग्रोथ करवाओ और फिर ग्रो करवाओ। लेकिन जो डेवलपिंग है वो थोड़ा सा ना ऊपर नीचे जाते हैं। प्राइमरी ग्रोथ हो रखी है। अब इंडिया की देख लो, इंडिया में सेकेंडरी यानी कि इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है जितनी क्या है सर्विस सेक्टर यानी कि टर्सरी सेक्टर डेवलप्ड है। तो यहाँ पे एक दिक्कत आती है कि हम वेल डेवलप नहीं हो पाए, हम डेवलपिंग नेशन का पार्ट ही हैं आज भी। और अगर इंडिया में इंडस्ट्रीज प्रॉपर तरीके से सेटअप हो जाती हैं, यानी कि हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को और ज़्यादा बूस्ट कर पाते हैं, तो इंडिया की ग्रोथ इकोनॉमिकली और बेहतर हो जाएगी। तो ये हमारे पास आता है कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो इसीलिए देखा होगा आपने कि जहां जहां जिन जिन इकोनॉमीज ने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी तेजी से कर ली थी, जिसकी वजह से आज वो वेल डेवलप्ड है, ठीक है। चाहे वो जापान हो, अमेरिका हो, चाइना हो, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये सारे देश टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फॉलो करते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजिकल की स्किल या फिर प्रोग्रेस पे ध्यान देते हैं, जिस चीज की वजह से क्या है कि आज यहाँ पे ग्रोथ जो है वो काफी तेजी से हो रही है। अब आगे पढ़ते हैं द मॉडर्न एंडोजिनस थ्योरीज ऑफ ग्रोथ। जब हम बात करते हैं मॉडर्न एंडोजिनस थ्योरी ऑफ ग्रोथ की, ट्राई टू एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक स्लोडाउन, जहां पे हमने इकोनॉमिक स्लोडाउन के कॉजेज को डिस्कस किया ड्यूरिंग द 1970 कि 1970 के टाइम पे हर एक इकोनॉमी में एक स्लोडाउन देखा गया था, चाहे वो इंडिया की इकोनॉमी क्यों ना हो। पर इंडिया की इकोनॉमिक स्लोडाउन के और भी बहुत सारे रीजन थे। 1962 का वॉर, 1965 का वॉर, 1971 का वॉर, ये सारे वॉर जो हमने लड़े वो भी एक बहुत बड़ा कारण था इकोनॉमी में स्लो डाउन का, विच सा फॉल इन ग्रोथ रेट, जिसके वजह से क्या हुआ, ग्रोथ रेट में हो जाता क्या हुआ, फॉल हुआ ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज थी वहां की ग्रोथ रेट क्या हो गई, फॉल कर गई, सच एज यूएसए, कनाडा, वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान एंड यूके, यानी कि जिनकी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी मानी जाती थी, जो वेल डेवलप्ड नेशन माने जाते थे, उन सबकी ग्रोथ भी क्या हो गई, कम हो गई 1970 के आसपास। and rise in the growth rates in those countries during these countries during 1990। लेकिन इन्हीं इकोनॉमी के अंदर 1990 के अंदर एक ग्रोथ देखी गई थी विच सा द एडवांसेस एंड द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने एडवांसमेंट की बात करी, किसके बारे में, एक तो इंफॉर्मेशन के बारे में, दूसरा टेक्नोलॉजी के बारे में। और आप लोगों ने एक चीज और सुनी होगी कि इसी टाइम पीरियड पे इंडिया ने भी 1991 के अंदर एलपीजी पॉलिसी लाई, एलपीजी पॉलिसी आई थी इंडिया के अंदर, जिसका मतलब क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी कि हम जो है इंडिया को एक ब्रॉड लेवल पर डेवलप करना चाह रहे थे, जिसमें हमने इंडिया को ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि 1991 से पहले इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी माना जाता था, क्योंकि वहां पे मेनली 3 सेक्टर थे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और गवर्नमेंट। हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई भी ट्रेड नहीं होता था, ताकि हम डोमेस्टिकली अपने रिसोर्सेज को डेवलप कर पाए। लेकिन जैसे ही हमारी इकोनॉमी को लगा कि अब जो है वो हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के रास्ते खोल देने चाहिए, यानी कि हमें जरूरत है नई टेक्नोलॉजी की और हमें जरूरत है नई इन्वेस्टमेंट्स की, उस चीज के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाना बहुत जरूरी है। और यही नहीं, मल्टीपल बिजनेसेस डेवलप होने बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से हमने ये पॉलिसी फॉलो की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जिसकी वजह से होगा क्या, हमें ये पता लगेगा कि हम वर्ल्ड की इकोनॉमी में कहां स्टैंड करते हैं, हमारे बिजनेसेस वर्ल्ड की इकोनॉमी में कहां स्टैंड करते हैं, और जो हमारे लोग हैं या फिर जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज हैं जो कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो वर्ल्ड लेवल पे कैसा परफॉर्म कर पाती हैं।
तो उसके लिए 1991 में फिर क्या किया, एलपीजी पॉलिसी लाई गई ताकि हम भी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बाकी इकोनॉमी के अंदर हो रही है, बाकी अदर कंट्रीज का पार्ट है, वो हमारी कंट्री का पार्ट भी बन पाए। द इम्पैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ कम्स विद अ टाइम लैग। जो इम्पैक्ट है टेक्नोलॉजी का इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो क्या है, टाइम लैग के साथ आता है, विच द सोलो मॉडल डिड नॉट कैप्चर, जो सोलो मॉडल कैप्चर नहीं कर पाता एक्सप्लिसिटली, इवन दो इट मेंशन्ड द रोल ऑफ इंप्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ अ लेबर। जबकि वहां पे हमने एक चीज और पढ़ी थी कि भाई यहाँ पे जो लेबर है वो क्या होते हैं, इंप्रूव हो जाते हैं, लेबर की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। यानी कि हमने ये नहीं देखा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सिर्फ लेबर की एफिशिएंसी और इकोनॉमी की एफिशिएंसी इंप्रूव नहीं करता, वो इकोनॉमिक ग्रोथ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये चीज तो हमने सोलो मॉडल ही पढ़ी थी कि जब भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होती है तो सोलो मॉडल के अंदर एक पार्ट डिस्कस किया था कि उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से आती है, यानी कि जो एफिशिएंसी है कंपनीज की वो बढ़ जाती है, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, जिस चीज की वजह से इकोनॉमिकली डेवलपमेंट और ग्रोथ बहुत रैपिडली होती है। वही चीज यहाँ पे है, एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस विच अल्टीमेटली अफेक्ट ग्रोथ। तो ये चीज है ना वो क्या करती है, ग्रोथ को अफेक्ट करती है। इसके बाद अगला पार्ट, एंडोजिनस ग्रोथ थ्योरीज मेक एन अटेम्प्ट टू ऑक्यूपाई दिस स्पेस लेफ्ट। जो एंडोजिनस ग्रोथ थ्योरी है वो अटेम्प्ट करती है ऑक्यूपाई दिस स्पेस लेफ्ट, कि ये स्पेस जो है वो छोड़ दिया था सोलो मॉडल ने, लेकिन हम इसे क्या करेंगे, कवर करते हुए चलेंगे। यानी कि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को एक इंपॉर्टेंट पार्ट मानेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ का, बाय एज्यूमिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एज एन एंडोजिनस टू द सिस्टम बाय आइडेंटिफाइंग सोर्सेज ऑफ सच एडवांसमेंट। और कैसे, हम यहाँ पे ये समझेंगे कि जो ये एडवांसमेंट है जो हम पढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, उसके सोर्सेज क्या क्या हैं उसको आइडेंटिफाई भी करेंगे और धीरे धीरे इनोवेशन के जरिए हम टेक्नोलॉजी को एडवांस भी करेंगे ताकि हम धीरे धीरे इकोनॉमी को और ज्यादा ग्रोथ दिला पाएं। और ये एक रीजन था कि जब 1990 के बाद के टाइम पीरियड की बात करते हैं, यानी कि 2000 के बाद 2010 तक जो बीच में कुछ डिकेड्स गए हैं, पिछले पास्ट 2 या 3 डिकेड्स, ठीक है, तो हम उसमें क्या देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो बहुत तेजी से बढ़ी है, उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। क्योंकि हम उस जनरेशन के पर्सन हैं, यानी कि हम उस जनरेशन के अंदर आए हैं जिन्होंने फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी को बदलते हुए देखा है। इनोवेशन के जरिए टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदली है, हर चीज बदल रही है और अब तो और तेजी से बदलेंगी। यानी कि धीरे धीरे इकोनॉमी की स्टेबिलिटी खत्म हो रही है, टेक्नोलॉजी फटाफट एडवांस हो रही है और ज्यादा इनोवेशन के साथ आ रही है, जिसका इंपैक्ट क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ आने वाले जनरेशन के लिए और ज्यादा तेजी से बढ़ सकती है। बट एक थ्रेट भी है कि इन्वायरमेंट भी हार्म हो रहा है और इन्वायरमेंट को बचाए रखना भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना इसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। और जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब जिसको जो उतारना उतार सकता, मैं बोर्ड के सामने से।